आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायमंड हिंदी क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 2022 का जो पेपर है वो किस तरह से आएगा और आपको किस तरह से उसे हल करना है। तो हम बताएंगे आपको 2020 का जो पेपर है वो किस तरह से आया है और अब जो परिवर्तन होगा उसमें क्या होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पेपर पे अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, फिर आप अपना नाम और ये है आपका 302 ZM पेपर कोड, तो ये भी आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। और ये सामान्य हिंदी का आपका जो है प्रश्न पत्र है। समय 3 घंटा यानी 3 घंटे 15 मिनट का होगा। पूर्णांक 100 यानी पूरे 100 नंबर का होगा, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है। और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी 15 मिनट तक पेपर पढ़ने के लिए दे रखे हैं। और संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। और आप खंड क से ही स्टार्ट करेंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आप एक तरफ से ही करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, यानी प्रश्न नंबर 1 का क लिखेंगे, क डालकर लिखेंगे भारत की एकता के लेखक हैं। तो इसका आंसर देना है आपको, यानी भारत की एकता के लेखक कौन है, यानी हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से एक सही है, तो कौन से हैं? तो इसमें है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहले का क लिखने के बाद आप लिखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। अब पहले का ख है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, यानी संस्मरण है मेरे पिताजी, इसके लेखक कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है? तो वो हरिशंकर परसाई। पहले का ग है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? तो इसमें विधा बतानी है, यानी उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या संस्मरण है। तो साहित्य सहचर क्या है? तो ये एक आलोचना है, तो ग का दूसरा जो है वो सही है। फिर पहले का घ है, जैसे उनके दिन फिरे निम्न में से किसका कहानी संग्रह है? तो नंबर 1 पर रखा है इसमें फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत और हरिशंकर परसाई। तो जैसे उनके दिन फिरे किसकी कहानी संग्रह है? तो ये है हरिशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हरिशंकर परसाई। अब है अड़े, निम्न में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है? इसमें पूछा गया नहीं है। तो पहले नंबर पर है साहित्य और समाज, मेरे विचार, भारत की एकता, वैचारिकी शोध और बोध। तो इसमें कौन सी है? तो इसमें भारत की एकता, क्योंकि ये है वासुदेव शरण अग्रवाल की। और बाकी जो है 3 रचना वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की हैं, तो इसलिए 3 होगा भारत की एकता। अब है दूसरा, यानी दूसरे प्रश्न का कै, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो पहले नंबर पर ऑप्शन है आपका साकेत, दूसरे पर प्रिय प्रवास, तीसरा कामायनी, चौथा वैदेही वनवास। तो इसमें पूछा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, तो ये है प्रिय प्रवास, और ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। दूसरे का ख है, निम्न में से कौन मैत्री शरण गुप्त की रचना है? आंगन के पार द्वार, अनग, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें है अनग, यानी दूसरा सही होगा इसका।
फिर ग यानी कामायनी महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या है, यानी कामायनी में महासर्वोच्च संख्या कितनी है? 9, 12, 15, 17। तो कितने सर्ग हैं इसमें कामायनी में? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। अब दूसरे का गह है, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कीर्ति पर पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, स्वर्णमाल पुरस्कार। तो चिदम्बरा पर मिला था इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इसका पहला सही होगा। अब है अड़े, कितनी नावों पर कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर पहले नंबर पर हैं। दूसरे पर हैं सच्चिदानंद, हीरानंद बात्स्यायनज्ञ, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो कितनी बार, कितनी नावों पर कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? सच्चिदानंद, हीरानंद बात्स्यायन अज्ञ, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, पहले आपको गद्यांश पहचानना है कौन से पाठ का लिया गया है। तो गद्यांश है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है, जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है, पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं, ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और उन अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये आपके पहले ही पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है। तो प्रश्न है, माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये हमें माता के समान है। प्रश्न नंबर 3 है, सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ स्पष्ट की। और प्रश्न नंबर 4 है, रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ तक आपकी रेखा खींची हुई है यहाँ से यहाँ तक व्याख्या करनी है। और 5 प्रश्न है, पाठ का सारांश यानी शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, यानी पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। अब ईर्षा द्वेष के प्रेरित निंदा भी होती है, इसके बाद में गद्यांश है, अगर उसका नहीं पता है तो दूसरा गद्यांश देखेंगे, दोनों में से आपको ये करना है। ईर्षा द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। तो ये निंदा रस का है जो हरिशंकर परसाई ने लिखा है, लेकिन ये 2022 में ये वाला जो पार्ट है वो कट चुका है, ये आपकी बार नहीं आएगा। तो इसकी जगह आप याद करेंगे अशोक के फूल, क्योंकि आपकी बार अशोक के फूल है और राष्ट्र का स्वरूप है, हम और हमारा आदर्श है APJ अब्दुल कलाम का। तो 3 जो पाठ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों पाठों के गद्यांश आप जरूर देखें। और उसके बाद प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपका, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पद्यांश है, कहते आते थे यही
अभी नरदेही माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये आपका कैकेयी का अनुताप पाठ से लिया गया है। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। इसमें प्रश्न है युग युग तक कौन सी कठोर कहानी चलती रहेगी? तो देखा इसमें युग युग तक चलती रहेगी कठोर कहानी कौन सी? रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। दूसरा प्रश्न है रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा? तो रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर सुनना पड़ेगा कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी जिसे महास्वार्थ ने घेरा था। अब नरदेही तथा गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो नरदेही शब्द का अर्थ है मनुष्य और गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जहाँ तक रेखा खींची हुई है। अब कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो कविता का शीर्षक कैकेयी का अनुताप और कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त है। अब दूसरा है अथवा, अगर इसका नहीं पता है तो आपको दूसरा करना है। बेरोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, बे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैं विगत हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असीधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा बार बने। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है, इसमें पाठ का नाम दे रखा है, आया भी है इसमें, यानी मैंने आहुति बनकर देखा। तो ये लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने। तो इसके जो प्रश्न है वो करने हैं आप। पहला प्रश्न है कवि किसे रोगी मानता है? तो कवि उन्हें रोगी मानता है जिन व्यक्तियों को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला लगा है। दूसरा प्रश्न है प्रेम जिनके लिए सम्मोहनकारी हाला है, कवि उन्हें क्या मानता है? तो कवि उनके लिए प्रेम चेतना लुप्त करने वाली मदिरा मानता है। तीसरा है हाला तथा असीधार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हाला का अर्थ मदिरा तथा असीधार का अर्थ तलवार है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करनी है आपको, यहाँ पर रेखा खींची हुई है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि मैंने कठिनाइयों और बाधाओं की आग में जलकर जीवन के अंतिम रहस्य को पहचान लिया है। जब मैं स्वयं आहुति बन गया तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। अब है कविता का पाठ तथा शीर्षक का नाम लिखिए। तो कविता का पाठ शीर्षक जो है वो है मैंने आहुति बनकर देखा, और कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होगी, लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। तो पहला दे रखा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो अब की बार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो पाठ है वो कट गया है, तो ये आपको ये तो याद नहीं करना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा इसी जगह याद करेंगे, तीसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जगह याद करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। और साहित्यिक परिचय में पहले आप थोड़ा जीवन परिचय लिखेंगे, फिर साहित्यिक परिचय यानी साहित्यिक सेवाएं, और फिर रचनाएं, और उसके बाद साहित्य में स्थान। आपको 4 प्रमुख हेडिंग जरूर डालने हैं। और उसके बाद 5वां है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का
कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी लगभग 80 शब्दों में ही है। तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। तो अब की बार भी इनमें से ही आने की उम्मीद है। और आपको एक और याद करना है, मैथिली शरण गुप्त। और प्रश्न नंबर 6 है, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होगी, लेकिन अब की बार कोरोना के कारण ये लाठी जो है आपका पाठ कट गया है, तो लाठी आपको याद नहीं करना है। तो पंचलाइट का सारांश लिखना है, यानी पंचलाइट याद करनी है। अथवा अगर सारांश नहीं पता है तो दूसरा प्रश्न मिलेगा आपको, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर या ध्रुव यात्रा कहानी का जो उद्देश्य है वह लिखना है। तो इसमें से आपको या तो इसमें से आपको एक करना है या फिर इसमें से एक करना है, यानी इन चारों में से आपको एक ही करना है। चाहे तो सारांश लिख दो कोई से का, या फिर कोई से का उद्देश्य लिख दो। प्रश्न नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होगी। तो इसमें आपको लगभग 6 खंड मिलेंगे। तो 6 में से एक ही खंड करना है जो आपके ज़िले के लिए मान्य है, और इसके लिए आप अपने विषय अध्यापक से मालूम करें कि कौन सा हमारे ज़िले के लिए खंड काव्य मान्य है। तो पहला है आपका मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक गांधी का चरित्रण कीजिए, अथवा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के आधार पर साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथावस्तु लिखिए। तो इसमें ये जो मुक्ति यज्ञ करना है वो मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा, ललितपुर आदि जनपदों के लिए मान्य है। तो इसमें आपको मुक्ति यज्ञ में खंड काव्य के नायक यानी गांधी जी का चित्रण करना है, या फिर करना है आपको साइमन कमीशन के बहिष्कार की कथा वस्तु लिखनी है। तो इसमें से आपको एक करना है। जो भी इन जिलों से हैं वो इसी खंड को करेंगे, कि मैं भी अमरोहा से हूँ इसलिए मैंने आपको यही बताया है। मुक्ति यज्ञ करना है, यानी मुक्ति यज्ञ जो है वो मुरादाबाद ज़िले के स्टूडेंटों के लिए, और संभल, अमरोहा, कानपुर, कानपुर देहात, जौनपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, एटा और ललितपुर के विद्यार्थियों के लिए है। और जो भी बाकी छात्र हैं वो अपने विषय अध्यापक से मालूम करें कि हमारे ज़िले के लिए कौन सा खंड काव्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जब खंड स्टार्ट होगा आपका प्रश्न नंबर 8 से। तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संदर्भ सहित आपको इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला गद्यांश दे रखा, संस्कृत साहित्य सहस्तम व्याकरणम सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति वर्तते। तो ये आपका जो पहला पार्ट है आपकी बार, यानी भारत संस्कृत भाषाया महत्तम, उसी पाठ का गद्यांश है। तो संदर्भ लिख देंगे आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत गद्यखंड के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। अथवा अगर इसका नहीं पता है तो दूसरा दे रखा है इसमें, मैंने मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठा परिवार एवं अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से विद्वान आसीत। तो इसमें तो आपको पहले ही मिल चुका है, तो ये महामना मालवीय वाले पाठ से ही है, तो इसमें भी आप लिख देंगे। और अब की बार के लिए भी ये जो दोनों पाठ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इनके जितने भी गद्यांश आपको कराए हैं वो सभी देख लें। और इसके बाद ख होगा, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है, निदंतु नीति निपुणा